मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लिया था पिछली क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने ये नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, ऑलमोस्ट सारी नोट्स आपके पास है, तो आप लोग उसको देखिए और उसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग सेल्स। हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी देखा कि कार्बोहाइड्रेट अगर एनर्जी चाहिए बॉडी को तो कहाँ से मिलेगी? मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से। So the carbohydrate are the first cellular constituent synthesized by green plants. ये कार्बोहाइड्रेट आता कहाँ से है? ग्रीन प्लांट से, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सबको पता है। सो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, उन टाइप के बारे में हम लोगों ने पिछले ईयर पढ़ लिया है। और अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल मॉलिक्यूल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन द कार्बोहाइड्रेट, और यही है सेंट्रल मॉलिक्यूल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्यों? अभी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। सो अगर हम लोग देखें ग्लूकोज का, तो बेसिकली ग्लूकोज आप लेते हैं किसी भी फूड से, तो कई मेटाबॉलिज्म में वो पार्टिसिपेट करता है। इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एज ए स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स, या फिर स्टोरेज एनर्जी के रूप में ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, ठीक है, इस फॉर्म में भी इकट्ठा हो सकता है। या फिर हमको एनर्जी की अगर जरूरत है, इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पाथवेज लाइक ग्लाइकोलिसिस या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवेज। तो organism don't have to access the glucose from other source, it must make it. In animal and vascular plants, glucose has four major fates. It could be used in the synthesis of complex polysaccharide, जो मैंने अभी बताया आपको, complex polysaccharide, या फिर stored in the cells in the form of polysaccharide like sucrose या फिर ग्लाइकोजन के रूप में, या फिर ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है और एनर्जी मिलती है। सो ग्लूकोज इज यूटिलाइज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय स्टोरिंग ग्लूकोज एज ए हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर सच एज स्टार्च और ग्लाइकोजन। हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। नॉन photosynthetic cells make glucose from simpler 3 and 4 carbon precursor by the process of gluconeogenesis, effectively reversing glycolysis in a pathway that uses many of the glycolytic enzymes. अगर हम लोग देखें हमारे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे मेंटेन रहता है 70 टू 100 मिलीग्राम डेसीलीटर, ठीक है, बहुत ही इफिशिएंटली ये मेंटेन रहता है। और इसके मेंटेनेंस में लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर प्लेज अ की रोल इन मॉनिटरिंग एंड स्टेबलाइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो लीवर को हम लोग कुड बी कंसिडर्ड एज ए ग्लूकोस्टैट मॉनिटर, जो कि ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है या कम है, उसी के अकॉर्डिंग लीवर फंक्शन करता है और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज इज द सेंट्रल मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, और ये पार्टिसिपेट कर सकता है सिंथेटिक पाथवेज लाइक गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, अदर कार्बोहाइड्रेट, या फिर ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, या फिर सिंथेसिस ऑफ फैट दैट इज लाइपोजेनेसिस, या फिर नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स भी बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक पाथवेज। अगर हम लोग ग्लूकोज को यूटिलाइज करें फॉर द एनर्जी तो ऑक्सीडेटिव पाथवेज में पार्टिसिपेट होता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, या फिर हेक्सोमोनोफॉस्फेट यूरोनिक एसिड पाथवेज। अब हम लोग देखते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये देखिए आप लोग कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एरोबिक या फिर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। So our body uses two type of metabolism during exercise to provide the fuel needed for our muscles. कोई भी आप वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी दो टाइप के मेटाबॉलिज्म को यूज करती है कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करने के लिए। पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एन एरोबिक, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में so the anaerobic metabolism is the creation of energy through the combustion of carbohydrate,
क्रिएशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बनती है इसमें, हमें मिलती है हमारी बॉडी को जो एनर्जी जरूरत होती है विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये दो टाइप से मिल सकती है, एक है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म या फिर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस अकर्स व्हेन योर लंग्स कैन नॉट पुट एनफ ऑक्सीजन इनटू ब्लड स्ट्रीम टू कीप अप विद द डिमांड्स ऑफ योर मसल्स फॉर एनर्जी। जब बहुत ज़्यादा हमारे लंग्स काम करने लगते हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो फिर ये एनारोबिक मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाती है। सो इट जनरली इज यूज्ड फॉर शॉर्ट बस्ट ऑफ एक्टिविटी सच एज व्हेन यू स्प्रिंट, व्हेन रनिंग और साइकिलिंग, व्हेन यू आर लिफ्टिंग हैवी वेट्स। जनरली जब हैवी एक्सरसाइज करते हो आप या फिर जब हैवी एक्टिविटी कोई करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स उसको सही से पंप नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो ये मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी होने से ये मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट हो जाएगा और इसी को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। सो व्हेन देयर इज नॉट एनफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन कैन नॉट फुल्ली ब्रोकन डाउन टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जनरल रिएक्शन है वो क्या है, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन विल बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन इस मैकेनिज्म के अल्टरनेट में क्या होता है, इंस्टीड लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो ये रिएक्शन और ये क्या होता है, बिल्डअप इन द मसल्स एंड डिग्रेड मसल्स फंक्शन। फिर आते हैं हम लोग एरोबिक मेटाबॉलिज्म पे। हमारी बॉडी आराम से काम कर रही है, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास काफी मौजूद है, तो क्या होगा, एरोबिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमें एनर्जी की प्राप्ति होगी। तो कंबशन मींस बर्निंग, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बर्निंग शुगर्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो metabolism is used for sustained production of energy for exercise and other functions. So the example of exercises that uses aerobic metabolism like walking, running and cycling with sustained effort. और ये टेबल आपको शो कर रहा है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो आप इसको लिख सकते हैं। सो एनारोबिक और एरोबिक में क्या है, रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्टेंट्स आर ऑक्सीजन इन द केस ऑफ एनारोबिक, जबकि एरोबिक में हमें सॉरी एनारोबिक में क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, रिएक्टेंट्स आर ग्लूकोज, जबकि एरोबिक में क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फिर क्या है, कंबशन देखें हम लोग, ब्रेकडाउन कैसे होता है, इट इज इनकम्प्लीट, ब्रेकडाउन इनकम्प्लीट है ग्लूकोज का क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन अवेलेबल है। और जबकि इनकम्प्लीट होता है, इसी वजह से इसमें एटीपी का फॉर्मेशन बहुत कम होता है, अराउंड 2 एटीपी जो है प्रोड्यूस होती है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जबकि यहाँ पे आप देखिए कितना हाईयर एनर्जी मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई एटीपी 36 टू 38 एटीपी। सो प्रोडक्ट्स जो इंड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड इन द केस ऑफ एनिमल्स, जबकि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ईस्ट में भी होती है, वहां पे बनता है इथेनॉल एंड CO2। और जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है प्रोडक्ट, CO2 एंड H2O, ठीक है। अब लोकेशन देखिए, लोकेशन ये है साइटोप्लाज्म में एनारोबिक, जबकि इसमें दोनों साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। सो स्टेजेस में ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, जबकि यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस तो होती है, साथ में लिंक रिएक्शंस लाइक क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी परफॉर्म होती है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। So as we can see, anaerobic metabolism is not efficient as aerobic metabolism. A molecule of glucose can only produce 2 ATP, है ना, in the case of anaerobic metabolism, जबकि aerobic बहुत efficient है, it is produced around 36 to 38 ATP. इस डायग्राम को भी आप बना सकते हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ग्लूकोज आ रहा है और कैसे वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो यहाँ पे एक सिंपलेस्ट उसमें दिखाया गया है। So now let's move on to the next मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इस पिक्चर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये दिख रहा है, कैन यू सी दिस पिक्चर? यस सर। ओके, सो दिस इज अवर सेल, ठीक है। सेल को हम लोगों ने काफी डिस्कस किया था पिछले ईयर में, तो आप लोगों को बेसिक सारा कुछ पता ही होगा सेल के बारे में। तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया और ये है साइटोसोल, ठीक है।
तो हो क्या रहा है, जो हम लोग ग्लूकोज ले रहे हैं, सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होता है ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से पाइरुवेट में, और फिर पाइरुवेट वो है जो कि एंटर कर सकता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक रिएक्शन आपकी ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो गई। इसके बाद जो पाइरुवेट बनता है इस रिएक्शन में, वो एंटर करता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पे यहाँ पे जाता है ये सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हम लोग क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। इस क्रेब साइकिल में क्या होता है कि डिफरेंट NADH एंड NADH2 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP भी बनता है, थोड़ा बहुत ATP यहाँ भी बनता है, लेकिन मेजर ATP प्रोडक्शन कहाँ होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये सारे के सारे जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं ATP में। ठीक है, इस वाली रिएक्शन के थ्रू। तो अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज जो है यहाँ पे दोनों एरोबिक रिस्पिरेशन में मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि ग्लाइकोलिसिस भी है साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये लिंक रिएक्शन भी परफॉर्म हो रही हैं इन द केस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। तो अगर हम लोग मेजर पाथवेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को देखें, तो कौन कौन से मेटाबॉलिक पाथवेज कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक हो रहे हैं, देखिए ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसमें से कुछ हम लोग डिटेल में यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलिसिस, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरुवेट एंड लैक्टेट, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरुवेट बन जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टेट बन जाता है। फिर आते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हम लोग अदर नामों से भी जानते हैं, क्रेब साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे TCA साइकिल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल कोएंजाइम में 2CO2। फिर क्रेब साइकिल इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड अमाइनो एसिड। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें सारे के सारे जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं, मेजर बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अमाइनो एसिड्स, सारे के सारे यहाँ पे इंटर लिंक होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल्स में। इन साइकिल्स को हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट साइकिल पे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस। ठीक है, तो द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। जब हम लोग ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं कहाँ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स, फॉर एग्जांपल एमाइनो एसिड या फिर ग्लिसरॉल से, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर आते हैं हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लाइकोजीनोलिसिस, इसी ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने को बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। अनदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक साइकिल है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, पेंटोज फॉस्फेट शंट भी पाथवे भी बोलते हैं। दिस पाथवे इज अल्टरनेटिव टू ग्लाइकोलिसिस एंड TCA साइकिल। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर में। ठीक है, इस साइकिल को भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिर आते हैं यूरोनिक एसिड साइकिल। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोयूरोनिक एसिड, पेंटोजेस, in some animal ascorbic acid, but in not in human. This pathway is also an alternative oxidative pathway for glucose. फिर आते हैं गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। द पाथवे इज कंसर्न विद द कन्वर्जन ऑफ ग्लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज। फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी जो है ग्लूकोज की तरह ही एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जो कि सिमिलर टू ग्लूकोज होता है, और इसका मेटाबॉलिज्म जब होता है, इट विल बी आल्सो कन्वर्टेड इन द पाइरुवेट एंड द रिलेशन बिटवीन फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। So amino sugar and mucopolysaccharide metabolism, synthesis of amino sugar and other sugar for the synthesis purpose, the formation of mucopolysaccharide, जो कि हम लोगों ने देखा था सेल वॉल और स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड जो बनते हैं उसके केस में। तो ये सारा कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज पे आता है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, सो द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, एंट्री कैसे होती है ग्लूकोज की सेल में। तो हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज जो है मेजर कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनर्जी में पार्टिसिपेट करता है।
जो भी हम लोग फूड खाते हैं इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सपोज करिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे हैं और वो डाइजेशन के बाद क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ग्लूकोज हमारे सेल में कैसे एंटर होगा, तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज वेरी लो इन द सेल्स। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है कंपेयर टू द प्लाज्मा, है ना, इट इज लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर। हाउएवर ग्लूकोज डज नॉट एंटर द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन ग्लूकोज का कंसंट्रेशन सेल्स के अंदर कम होता है लेकिन सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू वो एंटर नहीं करता, ये एंटर करता है कुछ ट्रांसपोर्टर के थ्रू, है ना। इसकी एंट्री और एग्जिट को दोनों ही ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ट्रांसपोर्टर। So insulin independent transport system of glucose and insulin dependent transport system, ये दो सिस्टम है जिसके कारण ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर रेगुलेट होती है। सो दिस कैरियर इज मीडिएटेड एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन इंसुलिन। तो ये इंडिपेंडेंट है, इंसुलिन के इंडिपेंडेंट है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसीलिए इसे बोलते हैं कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो दिस इज ऑपरेटिव इन हिपैटोसाइट्स, कहाँ स्पेसिफिक जगह पे ये पाए जाते हैं, हिपैटोसाइट्स, इरेक्थ्रोसाइट्स, आरबीसीज या फिर ब्रेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा गया है। जबकि इंसुलिन डिपेंडेंट जो कि मेजर ग्लूकोज का जो सेल्स में ये पाया जाता है ये सिस्टम, इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस अकर्स इन मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज। सो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं बेसिकली, काफी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज रेंज ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूट। तो यहाँ पे दो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आर वाइड ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो क्या होते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, दे आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कहते हैं इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन which occurs due to the transporter. And because glucose is a vital source of energy for all life, these transporters are present in all phyla, ठीक है। जनरली जो ग्लूकोज है वाइटल है एनर्जी के लिए, और ये देखा गया है ये सारे ट्रांसपोर्टर कहीं ना कहीं सारे फाइला में प्रेजेंट होते हैं। दीज ट्रांसपोर्टर आर प्रेजेंट इन ऑल फाइला एंड इन रिसेंट ईयर्स अराउंड 14 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को खोजा गया है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। देयर आर 14 डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको खोजा गया है। तो दे एग्जिबिट टिश्यू स्पेसिफिसिटी, और ये जो ट्रांसपोर्टर है टिश्यू वाइज भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ग्लूट 1 इट इज अबेंडेंट इन इरेक्थ्रोसाइट, जबकि ग्लूट 4 कहाँ अबेंडेंट है, स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज में। तो ये सारे यहाँ पे एक समराइज किया गया है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर लोकेशन एंड सबस्ट्रेट को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस एंड लाइसिस डिसोल्यूशन। तो जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन, इट इज यूनिवर्सल पाथवे इन ऑल लिविंग सेल्स, ये पाथवे सारे ही लिविंग सेल्स में देखा गया है, ठीक है। द कंप्लीट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज इल्यूसिडेटेड 1940, और ये कब इसकी खोज हुई थी 1940 में, अराउंड 100 इयर्स बिफोर। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ही पुराना पाथवे है जिसको खोजा गया है सारे ही लिविंग सेल्स में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे, तो हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे। So glycolysis is defined as the sequence of reactions converting glucose or glycogen to pyruvate or lactate। जो मैंने पिछले बताया अभी पैरा में कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। अगर डिफिनीशन पूछे व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो इट इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस विच कन्वर्ट ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किस में करता है, पाइरुवेट में या लैक्टेट में, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ oxygen it will be converted into the pyruvate, or in the absence of oxygen it will be converted into the lactate with the production of ATP। so this is the definition of glycolysis। क्या साइलेंट फीचर है ग्लाइकोलिसिस के, ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी सारे ही सेल्स में होती है, एंड द एंजाइम्स ऑफ दिस पाथवेज आर प्रेजेंट इन द साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। तो साइटोसोमल फ्रैक्शन जो सेल का है उसमें ये ज्यादा एंजाइम इसके प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट वी कॉल्ड एनारोबिक,
या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक, और इन द केस ऑफ एनारोबिक लैक्टेट इज द एंड प्रोडक्ट। जबकि एरोबिक में कौन सा प्रोडक्ट होता है, बताइए आप लोग, एरोबिक में क्या प्रोड्यूस होगा? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? हेलो स्टूडेंट, आर यू देयर? आप लोग Yes, sir. आप लोग सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. ओके, तो बताइए आप लोग कि एरोबिक में क्या ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है और एरोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेटाबोलाइज होता है तो क्या एंड प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में? सर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 और H2O रिलीज होगा और इन ठीक द है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लाइकोलिसिस वो की मैं बात कर रहा CO2 हूँ, और मैं ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? अभी मैंने यहां बताया था आप लोगों को। ओके, लेट्स रिपीट द थिंग। सो प्रेजेंस में पायरुवेट और एब्सेंस में लैक्टिक। हाँ, प्रेजेंस में पाइरुवेट एंड एब्सेंस में लैक्टिक एसिड। ठीक है, so glycolysis is the major pathway for ATP synthesis in tissue like mitochondria, example erythrocyte, cornea, lens। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है देखा गया है इट इज ए मेजर पाथवेज फॉर एटीपी सिंथेसिस, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं पाया जाएगा तो रिएक्शंस कौन कौन सी नहीं होंगी, क्रेब साइकिल वाली या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाली। और लेकिन एनर्जी की वहाँ पे भी जरूरत है, तो एनर्जी की मेजर पाथवे हो जाती है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस। वहाँ पे ओनली सोर्स ऑफ द एनर्जी ग्लाइकोलिसिस होता है। लाइक एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज में, कॉर्निया, लेंस, यहाँ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस द मेजर पाथवेज ऑफ एटीपी सिंथेसिस। फिर ग्लाइकोलिसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ब्रेन जो है हमारा मेजर इसका जो ग्लूकोज पर ही डिपेंड करता है एनर्जी के लिए। सो द ग्लूकोज इन ब्रेन हैज अंडर गो ग्लाइकोलिसिस बिफोर इट इज ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। ग्लाइकोलिसिस में समराइज्ड, अगर ग्लाइकोलिसिस को समराइज करें इन द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस को, तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। तो ग्लाइकोलिसिस को तीन फेजेस में बांटा गया है, 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। ग्लाइकोलिसिस की जो भी रिएक्शंस होती हैं उसको हम लोग 3 डिफरेंट फेजेस में बांट सकते हैं। पहला फेज है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या फिर प्राइमिंग स्टेज, दूसरा है स्प्लिटिंग फेज, एंड तीसरा है जो लास्ट वन है एनर्जी जनरेशन फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, एटीपी बनता नहीं है, इसमें कंज्यूम होता है। इसके बाद नाम से ही पता चल रहा है स्प्लिटिंग फेज, इसमें स्प्लिट होता है, जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्प्लिट होगा, दैट वी कॉल्ड स्प्लिटिंग फेज। और ये है मेजर फेज एनर्जी जनरेशन फेज। तो ये फेजेस आप लोग याद रखिएगा और इसी फेज के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस आर डिस्कस्ड बिलो। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, इसे हम लोग प्रिपरेटरी फेज या प्राइमिंग स्टेज भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये, हमारे अंदर ग्लूकोज आया, ग्लूकोज आते ही क्या हो रहा है सेल के अंदर, जब ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर वो अंदर एंटर किया तो ग्लूकोज वहां पे अंदर जाके क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में जाएगा ग्लाइकोलिसिस में। उसमें क्या होगा, ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड फास्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो आने वाला ग्लूकोज है सबसे पहले वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, और दोनों ही आइसो एंजाइम्स होते हैं। तो दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, एंड डिपेंडेंट ऑन एटीपी एंड मैग्नीशियम। एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, ठीक है, मैग्नीशियम भी एज ए कोफैक्टर यूज हो रहा है और एटीपी भी।
तो हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में आया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। अब थोड़ा सा हम लोग हेक्सोकाइनेज के बारे में जान लें, है ना। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज हेक्सोकाइनेज या फिर उसका रोल क्या है। तो हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज। ग्लाइकोलिसिस मेजर पाथवे है एनर्जी का, और ग्लाइकोलिसिस में हेक्सोकाइनेज एंजाइम आता है। तो ऑब्वियसली ये हेक्सोकाइनेज भी इज ए प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज। क्या फंक्शन है इसका? इट कैटलाइजेस द फास्फोराइलेशन ऑफ वेरियस हेक्सोसेस। जो हेक्सोसेस हैं लाइक फ्रक्टोज मैनोज, उसके ये फास्फोराइलेशन को कन्वर्ट फास्फोराइलाइज कर देता है, ठीक है। एंड हैज लो केएम फॉर सबस्ट्रेट एफिनिटी। केएम मतलब एफिनिटी। तो इसका जो है एफिनिटी क्या है सबस्ट्रेट के प्रति? 0.1 मिलीमोलर। एंड इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो इसका प्रोडक्ट है उसी से ये इनहिबिट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर ज्यादा बन गया तो क्या होगा? हेक्सोकाइनेज कम काम करने लगेगा। मैंने आपको फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ाया था, जब एंजाइम मैकेनिज्म आपको मैं पढ़ा रहा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोडक्ट होता है वो ही इनहिबिशन का काम करने लगता है। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज फॉस्फेट जो है वो इनहिबिट कर सकता है आपके हेक्सोकाइनेज के प्रोडक्शन को। तो सेल्स में ये ऑटोमेटिक फीडबैक काइंड ऑफ मैकेनिज्म है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा बनने लगेगा, इट विल बी इनहिबिट टू हेक्सोकाइनेज। जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा, जिसके कारण ग्लाइकोलिसिस स्लो हो जाएगी। तो ग्लूकोकाइनेज अनदर एंजाइम जो कि आइसो एंजाइम्स है, इट प्रेजेंट इन लीवर, ठीक है। हेक्सोकाइनेज सारे सेल्स में प्रेजेंट है ऑलमोस्ट इन ऑल टिश्यूज, जबकि ग्लूकोकाइनेज जो कि अनदर आइसो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज का, एंड इट इज आल्सो पार्टिसिपेट इन द ग्लाइकोलिसिस इन द लीवर। तो इट कैटलाइजेस आल्सो कैटलाइजेस द फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन ये सिर्फ ग्लूकोज के फास्फोराइलेशन को कन्वर्ट कर रहा है, जबकि हेक्सोकाइनेज में क्या है? इट कैन फास्फोराइलेट ऑलमोस्ट ऑल हेक्सोसेस, ठीक है। एंड इट हैज हाई केएम फॉर ग्लूकोज। यहाँ पे ये लो केएम है, जबकि यहाँ पे हाई केएम है, ठीक है, 10 मिलीमोलर। एंड इट इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये भी जो है इनहिबिट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। तो ये डिफरेंस जो है आप लोग देख पा रहे हो हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज में। And due to this high affinity, low Km, glucose is utilized by hexokinase even at low concentration, whereas glucokinase acts only at higher levels of glucose. तो ये अंतर है। हाई एफिनिटी है, लो Km मतलब हाई एफिनिटी है, ठीक है। एफिनिटी का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा वो सबस्ट्रेट उसको चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो क्या होगा? हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है सबस्ट्रेट के प्रति। तो अगर आपके ग्लूकोज लो कंसंट्रेशन में भी है तो भी हेक्सोकाइनेज काम करेगा, ठीक है। हेक्सोकाइनेज तब भी काम करेगा जबकि आपका कंसंट्रेशन ग्लूकोज लो है ब्लड में। लेकिन ग्लूकोकाइनेज तभी काम करेगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ये ग्लूकोज काइनेज कहाँ पाया जाता है? लीवर में, ठीक है। हायर लेवल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज आफ्टर अ मील व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज। जब आप खाना खाते हैं आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है तो ग्लूकोकाइनेज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है वो क्या हो रहा है? अंडर गोज इनटू आइसोमेराइजेशन एंड गिव्स फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम phosphohexoisomerase and magnesium, and then fructose 6 phosphate is phosphorylated to fructose 1,6 bisphosphate by phosphofructokinase. This is an irreversible and regulatory step in glycolysis. तो ये रिएक्शंस हैं किसमें? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये ग्लूकोज हमारा आया, ये हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया, है ना। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया हेक्सोकाइनेज ने, इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर जो है आइसोमेराइज हो सकता है। हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। तो क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज जो एंजाइम है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर क्या होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू
फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, किसमें? स्प्लिटिंग फेज में। ठीक है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड हेंस द नेम इज ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सो द 6 कार्बन फ्रक्टोज, अब यहाँ पे आप देखिए दिस इज द स्प्लिटिंग फेज, ये हमारा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया। ये ब्रेकडाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स में, किसमें किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP। इसको हम लोग G3P बोल सकते हैं या फिर DHAP इसको बोलते हैं। आप लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट्स? कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, sir. Okay. So this 6 carbon fructose 1,6 phosphate is split 2 carbon 3 कार्बन कंपाउंड्स, दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड है आपके। कौन कौन से? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इसी फेज को हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग फेज, है ना। ये वाली आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल स्प्लिट कर जाता है 2 में, तो दैट वी कॉल्ड स्प्लिटिंग फेज। यहाँ पे इसी दिस फेज इज कॉल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। यहाँ पे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या फिर प्राइमिंग स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें तैयार करते हैं हम लोग ग्लूकोज को फर्दर प्रोसेस के लिए, उसको हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज, प्राइमिंग स्टेज भी बोल देते हैं। फिर आता है हम लोग एनर्जी जनरेशन फेज, जो हम लोगों ने सारी एक्सरसाइज की है, अब उसमें से एनर्जी निकालने का टाइम आ गया है, उसको हम लोग करते हैं एनर्जी जनरेशन फेज या पे ऑफ फेज। इसमें क्या हो रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो जो ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, ठीक है, इट इज कन्वर्ट्स इनटू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पे आप देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों जो मॉलिक्यूल है आपस में इंटर कन्वर्टेबल टाइप में होते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बन रहा है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसके कारण हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फेट बिस फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे आप देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, और यहाँ पे आप एंजाइम नोट डाउन करते चलिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज। फिर फर्दर ये अंडरगोज इनटू द अनदर स्टेप, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है, दिस इज आल्सो 2 मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट था और ये है कन्वर्टेड इनटू द 2 फॉस्फोग्लिसरेट, एंड इन द लास्ट इट इज कन्वर्टेड इन द फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और यही फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से बनता है आपका पाइरुवेट। तो ये है रिएक्शन आपकी एनर्जी जनरेशन फेज में, और इसी प्रोसेस में जब आपका ये कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एनर्जी आपकी रिलीज होती है। यहाँ पे आप देखिए ATP बन रही है, दिस इज द 2 ATP फर्स्ट बनी, और दिस इज वन द सेकेंड ATP। यहाँ पे आपके ATP बन रही है, और यहाँ पे भी एक आपको NADH2 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ATP प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए ATP कंज्यूम हो रही है। दिस इज द एनर्जी, यहाँ पे कंज्यूम हो रही है और यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। इट्स कॉल्ड एनर्जी जनरेशन फेज या फिर पे ऑफ फेज। और ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपका बनता है पाइरुवेट एंड प्रोडक्ट, विच इज ए हाई एनर्जी कंपाउंड, है ना। पाइरुवेट जो है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, सो वी कैन सी दैट कि ATP कंजप्शन एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना। एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में हम देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने कितने मॉलिक्यूल का यूज किया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, है ना। इन द सेकेंड प्राइमरी रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, है ना। दो जगह पे आपका ATP का यूज हो रहा है प्रिपरेटरी स्टेज में। ATP का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है? फर्स्ट ATP प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है आपका सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जब आपका मॉलिक्यूल 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ आपके 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और यहाँ वाले पे भी 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को कन्वर्ट करते हैं पाइरुवेट में।
तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ बने एटीपी के और 2 मॉलिक्यूल यहाँ बने, जबकि कंज्यूम कितना हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो टोटल एटीपी प्रोडक्शन हम लोग देखेंगे तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो कि 2 एटीपी ऑलरेडी यूज हो जा रही है, तो वी कैन से दैट कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल आउटपुट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इज अराउंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस अकर फ्रॉम ग्लाइकोजन one more ATP is generated. This is no ATP is consumed for the activation of glucose. Thus in aerobic glycolysis 3 ATP are produced from glycogen. ठीक है, लेकिन ये डबल है तो इट इज 6 ATP, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है